प्रगतिशील लिखा हुआ है, और जो प्रगति करे उसी के साथ रहना चाहिए, और फौजी उन्हीं के साथ रहता है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का क्या उद्देश्य है 2022 के इलेक्शन को लेकर के, वो क्या कुछ नया करने वाली है? उद्देश्य तो सभी का, जितनी भी पार्टियां हैं सबका जीतना उद्देश्य है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें और सरकार में हमारी भागीदारी हो। सर, कोरोना काल में कैंट के प्रति क्या किस तरीके का योगदान आपके द्वारा दिया जा रहा है? लॉकडाउन जरूर था, लेकिन मैं पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी उसका प्रोटोकॉल है कोरोना के, उसको अपना कर मैं अपने कैंट क्षेत्र में निकला। मेरे को कोई जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का नज़र नहीं आ रहा था। मैंने लोगों को मास्क बांटे, और मैं जाता था जहाँ पे पुलिस खड़ी होती थी, मैं उनको जाके मास्क देता था और मैं कहता था आप किसी को पीटिएगा नहीं, उसको मास्क दीजिएगा। जो बिना मास्क के निकल रहा, हो सकता है कि वो भूल गया हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, इसलिए मैंने पुलिस वालों को भी बल्क में बहुत सारे मास्क दिए, और जो हमको दिखाई दे जाता था उसको मास्क दिया। अगर इसके बाद मैं पता चला मेरे को शमशान घाट में गया। जब शमशान घाट में गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे 72 नगर निगम कर्मचारी और 3 सहारा ट्रस्ट के लोग, 75 लोग ऐसे थे जो कि बिना मास्क, बिना ग्लव्स और बिना सैनिटाइजर के काम कर रहे थे। और हमारी सरकार या जो हमारा शासन है, प्रशासन है, उसने भी उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई। तो मैंने वहाँ सैनिटाइज़र दिए, मैंने वहाँ मास्क दिए, जो एक क्रियाकर्म करते हैं हमारे शरीर का मृत्यु होने के बाद, वो भी जो कि उनके लिए कितना डेंजरस था, उसके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया था, उसके लिए भी हमें करना पड़ा। सर, 2022 के क्या एजेंडे रहेंगे, किस तरीके से आप चुनाव मैदान में आएंगे? देखिए, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, तो एक तो सबको नौकरी का है, रोज़गार का है, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो हमारा जो लोकल मैनिफेस्टो होगा, जो वो हमारा अलग से होगा, क्योंकि हम यहाँ सर्वे करा रहे हैं। हमारी क्षेत्रीय जनता को जो भी परेशानियां हैं वो हमें बता रही है, और उसको सबको हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, और वो हमारा लोकल मैनिफेस्टो। सर, जैसा कि कैंट क्षेत्र फौजियों के लिए जाना जाता है, किस तरीके की फौजियों के लिए विशेष सुविधाएं आप लागू करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक कैंट क्षेत्र, नाम कैंट है, लेकिन आज तक किसी भी फौजी को लड़ाया ही नहीं गया, सत्ता में कोई रहा ही नहीं। बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि विधान परिषद और विधानसभा में हमारे फौजियों का एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम के पास सबसे ज़्यादा हमारे पूर्व सैनिक हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको आज तक आगे बढ़ाया नहीं गया। दूसरा, जो हमारे फौजी हैं, हमारी एक लड़ाई है कि अगर 272 एंग्लो इंडियन के लिए, जो कि पूरे हिंदुस्तान में केवल 272 हैं, उनको राज्यसभा में 2 और विधान परिषद में 1-1 सीट दी जाती है, मनोनीत की जाती है, जबकि फौज के लिए आज तक जो हिंदू मुस्लिम के पास सबसे ज़्यादा संख्या है, उनके लिए कोई भी सीट मनोनीत नहीं की जाती। तो मेरी मांग है 2 सीट राज्यसभा और 2 विधान परिषद में पूर्व सैनिकों के लिए होनी चाहिए। दूसरा, हमारा आज कोई भी पुलिस वाला कोई भी थाने में उसको बंद कर देता है, हमारे फौजियों को, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी हमारे नहीं है। लेकिन आज अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, आज क्या कहते हैं SC/ST आयोग है, तो पूर्व सैनिक आयोग क्यों नहीं हो सकता? हम अपनी समस्या लेके कहाँ जाएं? और जितने इलेक्शन होते हैं, हर इलेक्शन में 5% फौजियों का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसी तरह से हमारी और भी मांगे हैं। अगर आप तो कुछ शब्द तो फौजी को उसमें होता ही नहीं, हम जीत रहे हैं, बिल्कुल, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ का मैं गलियों में जाके देखता हूँ, क्योंकि लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको नहीं दिखाई देता। मैं ई रिक्शे में अपने क्षेत्र में घूमता हूँ, मैं यहाँ की गलियों में देख रहा हूँ, कूड़े का अंबार लगा पड़ा है, नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। ये मूलभूत सुविधाएँ जो हैं लोगों को नहीं मिल रही हैं। और दुकान, जो हमारी मार्केट प्लेस है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। ये एक मूलभूत समस्या है जिसको मैं दूर करूँगा। सर, टीकाकरण के लिए जो वाहन सुविधा आपने चलाई है, किस तरीके की वो सुविधा है, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हमारा नंबर उस ई वाहन पे लिखा हुआ है। हमने इसमें ध्यान रखा कि हम पेट्रोल और डीजल वाले वाहन ना चलाएं। एक पर्यावरण की एक चीज़ थी, तो हमने ई रिक्शा चलाया है, जो कि हमारा फ्री में है, कि जिसको भी टीका लगाना है,
लगवाना है वो हमारे उस वाहन में बैठ के टीकाकरण केंद्र तक जाए, उसके बाद उसको हम उसके घर तक भी छोड़ देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि एक घर में एक कमाने वाला है, अगर वो सवेरे अपने ऑफिस चला जाता है और शाम को आता है और इसी दौरान हमारा टीका लगता है, तो इसलिए जो घर में बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों का टीका नहीं लग पा रहा था, इसलिए हमें फ्री वाहन की सुविधा देनी पड़ी। समाज सेवा के दो रास्ते होते हैं, एक मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा था। मैंने आज तक कम से कम 18,000 पेड़ लगाए हैं, और जबकि गवर्नमेंट लगाती है पेड़, उसको संभालती नहीं। मैंने कम से कम 18,000 पेड़ लगा के उनको संभाला हुआ है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। मैं 20 सालों से अपनी जन सेवा कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि क्षेत्र में जाने के बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर रहे, तो हमने सोचा अब हम लोग फौजियों को यहाँ पे भी आगे आना पड़ेगा, ये जंग भी जीतनी पड़ेगी और पब्लिक को दिखाना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा कि फौजी क्या काम कर सकता है। इसलिए मैं इसमें राजनीति में आया। मेरे को राजनीति में आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, केवल मेरी राजनीति 10 महीने पुरानी है, इसलिए आना पड़ा। और अब जो है तो दिखाएंगे कि एक जो फौजी होता है देश की सेवा बॉर्डर पे भी करता है और देश के अंदर भी वो इस तरह की सेवा करेगा कि बाद में लोग कहेंगे कि आप फौजियों को ही टिकट दीजिए। शिवपाल जी और अखिलेश यादव में आपने शिवपाल जी को ही क्यों चुना? देखिए, एक तो मैंने ये देखा कि अखिलेश जी की पार्टी में कुछ जातियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कुछ धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन शिवपाल जी एक मैच्योर्ड पर्सन है, एक मैच्योर्ड राजनीतिज्ञ हैं, और वहाँ मैंने देखा है कि कोई जात पात धर्म से मतलब नहीं है। और यही आज हिंदुस्तान की मांग है कि हम जात पात से ऊपर उठ के काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान में केवल 2 ही जात और धर्म है, गरीबी और अमीरी। जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर अच्छे कैंडिडेट को जिताइए, जो अच्छा उम्मीदवार हो, जो आपके क्षेत्र के लिए काम करे, जो पढ़ा लिखा हो, जो पैसा कमाने ना आ रहा हो, उसको आप चुनिए। यही मेरा एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।